जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग लूसेंट बुक से इस बार तैयारी करना चाहते हैं और विभिन्न एग्ज़ामों में सलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सभी डेली हमारे साथ 6 बजे शाम में ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लूसेंट बुक आपके हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें या बिहार मद्य निषेध की तैयारी करें, बिहार डीएलएड की तैयारी करें या आप किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, लगभग पिछले हम लोग कई दिनों से लूसेंट का क्लास कर रहे हैं और यह क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो से जुड़ जाइएगा और शाम को 6 बजे लाइव क्लास इसी चैनल पर होता है। तो 6 बजे आइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए होंगे और जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें ताकि सभी लोग हमारे साथ आ जाएं। आज का क्लास में टॉप लूसेंट के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो 5 सेकंड में आपको सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में यानी लाइव चैट में कमेंट करना है। 5 सेकंड के अंदर सही जवाब। तो फटाफट बताइएगा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है और सही सही जवाब बताइए कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन ए वास्को डिगामा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डिगामा ने की। तो एक का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलंबस जो था वह अमेरिका का खोज किया। अगर क्वेश्चन पूछे कि अमेरिका की खोज किसने किया तो कोलंबस ने किया। मैगलेन ने पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो ये मैगलेन है। तो तीनों क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी जानते हैं WHO का जो है मुख्यालय कहाँ है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि WHO का यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। सभी लोग फटाफट सही जवाब लाइव चैट में देंगे। और देखिए, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन टाइप करके वीडियो बनाने में, आपके सामने लाइव क्लास लाने में। तो उम्मीद है आप सभी वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और शेयर भी करते रहें, क्योंकि 15-20 बच्चे डेली जुड़ते हैं क्लास से। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। कम से कम 100-200 बच्चे को डेली क्लास में लेके आइए और सभी को बताइए कि लूसेंट का क्लास इस चैनल पर होता है, क्योंकि जब तक आप मन लगा के पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इस बार 689 सीट में एक सीट पक्का करना है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आप सभी को तो मेहनत करना ही होगा। तो फटाफट बताइए कि 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, 2 का अगर आप जेनेवा बता रहे हैं, ऑप्शन सी जेनेवा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर बताइएगा कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए कि डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए, 3 का अगर आप भूमध्य रेखा के निकट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं भूमध्य रेखा के निकट, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, तो ये जो कटिबंध है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो 3 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं। यह एम है यानी मीटर है। फटाफट सही जवाब बताइए, फटाफट सही जवाब बताइए कि समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं।
देखिए अगर आप इस प्रश्न का 200 मीटर बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। समुद्र में जो पादप होते हैं वह कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं, तो ये 200 मीटर की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं। तो 4 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 1 नंबर का है और बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए और फटाफट बताइए कि मीना-माटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था। फटाफट बताइएगा कि मीना-माटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि मीना-माटा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए बहुत सारे लोग पारा बता रहे हैं, कुछ लोग मिथाइल आइसोसाइनेट बता रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही है। मीना-माटा रोग जो होता है वो पारा के कारण होता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC एक जहरीली गैस है जो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को रिसाव हुई थी, जिससे बहुत सारे लोग रातों रात मर गए थे। तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी के समय इसका लीकेज हुआ था, तो ये आपका वहाँ से संबंधित है। और मीना-माटा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये आपका पारा के कारण होता है। तो 5 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं और ये प्रश्न छपने वाला है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। 6 का फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप 6 का ऑप्शन बी बता रहे हैं निश्चेतक के रूप में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है वह निश्चेतक के रूप में किया जाता है, तो 6 का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस या SSC के एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 7 नंबर कि जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया क्या कहते हैं। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। और देखिए कल आपका क्लास नहीं हुआ था क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, अकेले दोनों चैनल पर क्लास लेना पड़ता है। सुबह में 10 बजे भी होता है, शाम में 6 बजे भी होता है, इसमें पर्सनल लाइफ भी है, सब कुछ इसी में करना है। तो हो सकता है कि किसी दिन क्लास आपका नहीं हो, तो क्लास नहीं हो तो समझिएगा कि आज बिजी होंगे, इसीलिए क्लास नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताइए कि जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और साथ में क्वेश्चन भी टाइप करना पड़ता है, तो सब कुछ इसी में देखना है। तो 7 का सही जवाब बताइए। तो 7 का अगर आप विसंक्रमण यानी ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जल के ओजोनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विसंक्रमण कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा और कतई जहर प्रश्न है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है, तो देखिए भाग 3 में। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित है, तो मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में मिलता है। ये कतई जहर प्रश्न है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का वो याद रखिएगा, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। भाग 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देखिए कि सिडेराइट किसका अयस्क है। फटाफट सही जवाब बताइए इस प्रश्न का कि सिडेराइट किसका अयस्क है। 9 का सही जवाब बताइए। देखिए अगर आप आयरन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिडेराइट किसका अयस्क है, तो ये आयरन का अयस्क है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 10 नंबर कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुई थी। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। देखिए सलवाई की संधि बता रहे हैं यानी ऑप्शन सी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सलवाई के संधि द्वारा समाप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए
कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। फटाफट बताइए। देखिए, अगर आप ऑप्शन डी तक्षशिला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और इसको नष्ट किसने किया तो अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट पहुंचाया था, यानी इससे खराब नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश करने पर तुला हुआ था और इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। और मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र पूछे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका तक्षशिला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि किस समिति के अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं, तो आप लोग सही जवाब बताएं कि किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल के होते हैं। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्षी दल के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखा था। फटाफट बताइएगा कि पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखा था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और देखिए, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है कि वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। और जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, डेली लूसेंट का क्लास पाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें आपका जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास से शाम को 6 बजे जरूर जुड़िएगा। और 13 का देखिए ऑप्शन सी प्लेटो आ रहा है, सही जवाब है। पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखा था तो ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी प्लेटो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का क्या आधार था। फटाफट बताइएगा कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का क्या आधार था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही जवाब बताइए कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का क्या अधिकार था, क्या आधार था। तो देखिए, इसका सही जवाब भाषा हो जाएगा। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का क्या आधार था तो भाषा था। और भाषा के ही आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले गठित किया गया, समझे कि नहीं। तो भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है। और 1956 में जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन था वो भाषाई आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 15 का कि मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे कहते हैं। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा। मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए, 15 का सही जवाब ऑप्शन हो जाए ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। तो 15 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है। 16 का सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताएंगे कि अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है। देखिए, क्लास होने के बाद पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। तो पीडीएफ लेना मत भूलिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो 16 का सही जवाब बताइए कि अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है। देखिए, अगर 16 का विषुवतीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है तो विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। तो 16 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 17 नंबर कि सुपोषण किसके आधिक्य से होता है। सुपोषण किसके आधिक्य से होता है। फटाफट सही जवाब बताएं। और सभी लोग सही जवाब बताएं। ये कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बता रहे हैं। तो लाइव चैट में सभी लोग कमेंट करें फास्ट कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन है फॉस्फेट बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सुपोषण किसके आधिक्य से होता है तो फॉस्फेट के आधिक्य से होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि बृहस्पति के पहले 4 उपग्रहों की खोज किसने की है।
फटाफट सही जवाब बताइए कि बृहस्पति के पहले 4 उपग्रहों की खोज किसने की है? तो इसका सही जवाब गैलीलियो हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह के खोजने के पहले 4 उपग्रह का खोज गैलीलियो ने किया है, तो ऑप्शन 18 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि पवन रेखा क्या निरूपित करता है? पवन रेखा क्या निरूपित करता है? फटाफट सही जवाब बताइए कि पवन रेखा क्या निरूपित करता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तब पवन आंकड़ा अगर आप बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पवन रेखा जो है पवन आंकड़ा निरूपित करता है, तो 19 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। 20 नंबर का सही जवाब बताएंगे कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? आप सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। फटाफट सही जवाब बताएं कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? सभी लोग जानते हैं कि गंगा इस प्रश्न का सही जवाब है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? ये क्वेश्चन कतई जहर है और छपने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो 21 का सही जवाब सिर के ऊपर आंखें, ये बिल्कुल सही जवाब है। चींटी के जो होते हैं सिर के ऊपर आंख होता है, इसी के कारण से एक चींटी हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फटाफट सही जवाब बताएंगे। आप सभी का जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं उन सभी का स्वागत है, और शेयर करते रहेंगे वीडियो को, क्योंकि बहुत कम बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और डेली शाम को 6 बजे जुड़ना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 22 का भारत के राष्ट्रपति अगर बता रहे हैं ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, तो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि जो जिला दायरा किन्हें जोड़ता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, तो सभी लोग याद कर लेंगे कि जो जिला दायरा किन्हें जोड़ता है। तो जो जिला दायरा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, तो ऑप्शन सी में है लेह और श्रीनगर को जो जिला दायरा जोड़ता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फटाफट सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब ह्वेनसांग हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 25 नंबर कि योजना का विषय किस सूची में आता है? योजना का विषय किस सूची में आता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि योजना का विषय किस सूची में आता है। तो देखिए 25 का समवर्ती सूची बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूची 3 है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो योजना का जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर देखिए, और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि संविधान के अधिनियमन के समय निम्न में कौन सा किस आदर्श को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संविधान के अधिनियमन के समय निम्न में से किस आदर्श को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इस प्रश्न का सभी लोग सही जवाब जानते हैं कि समाजवाद को शामिल नहीं किया गया था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का
बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान के अधिनियमन के समय प्रस्तावना में समाजवाद को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना कहाँ हुई थी। फटाफट सही जवाब बताइए कि तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना कहाँ हुई थी। तो 27 का सही जवाब बताइए। तो ये कलकत्ता में घटना हुई थी। काल कोठरी जो घटना है वह कलकत्ता की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है और एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम लोग करवाते हैं। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी। तो इसका सही जवाब क्लीमेट टेटली यानी ऑप्शन ए सही जवाब। भारत के स्वतंत्रता के समय क्लीमेट टेटली जो था वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि खरीफ फसलों की कटाई कब होती है। खरीफ फसल का मतलब क्या हुआ। खरीफ फसल का मतलब धान हो गया और रबी फसल का मतलब गेहूं हो गया। मतलब अभी जो खेतों में है वो गेहूं है और जो कट गया इसके पहले वो धान था। तो धान की खेती कब होता है, धान की कटाई कब होती है। सभी लोग जानते हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में धान की कटनी होने लगती है। तो 29 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है कि भारत की समेकित निधि से व्यय किस अनुमोदन से किया जाता है। फटाफट सही जवाब बताएंगे 30 का कि भारत की समेकित निधि से व्यय किस अनुमोदन से किया जाता है। तो देखिए 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये संसद। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है। तो संसद के अनुमोदन से भारत का समेकित निधि का व्यय किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होता है। 31 का सही सही जवाब बताइएगा कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होता है। 31 का सही जवाब बताइए। 31 का सही जवाब बताइए। बहुत सारे राष्ट्रपति बता रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति नहीं होगा, जनता इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है, जनता के हाथों में है, क्योंकि जनता ही किसी सरकार को बैठाती है तो किसी सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंकती है। सब जनता के पास ही शक्ति होता है, लेकिन इसका सही प्रयोग नहीं करने की वजह से या अज्ञान के कारण अब जनता जो है मूर्ख बनते चला जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 32 नंबर कि नूरजहाँ का असली नाम क्या था। नूरजहाँ का असली नाम क्या था। सही सही जवाब बताइएगा कि नूरजहाँ का असली नाम क्या था। सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कि नूरजहाँ का असली नाम क्या था। तो नूरजहाँ का असली नाम मेहरुनिसा था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नूरजहाँ का असली नाम क्या था, तो मेहरुनिसा था। तो 32 का ऑप्शन है सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही सही जवाब बताते हैं कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। 33 का सही सही जवाब बताइए। तो 33 का ऑप्शन भी शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 34 नंबर कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। 34 का सही जवाब बताइए कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। और देखिए आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख को आपका गणतंत्र दिवस भी है और बसंत पंचमी भी है। तो बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस को लेकर इस चैनल पर यानी नए वाले चैनल पर 2-3 दिन आपका जो है क्लास ऑफ रहेगा। आपका 10 बजे वाला क्लास चलेगा लेकिन शाम के 6 बजे वाला क्लास ऑफ रहेगा। तो सभी लोगों को ये बता दीजिएगा कि 26 जनवरी और बसंत पंचमी को लेकर 2 से 3 दिन आपका क्लास बंद रहेगा। इस चैनल पर 6 बजे वाला लूसेंट का क्लास बंद रहेगा और शाम में 10 बजे वाला क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। 10 बजे वाला क्लास आपको बसंत पंचमी के दिन भी होगा, तो उसको नहीं छोड़ना है। और ये आपका नए चैनल वाला क्लास कुछ दिन के लिए ऑफ रहेगा पूजा को लेकर या गणतंत्र दिवस को लेकर। तो सभी लोग यह जान लीजिएगा और जो लोग बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उनको भी बता दीजिएगा
कि क्लास 2-3 दिन ऑफ रहेगा। तो इस प्रश्न का 34 का सही जवाब आप लोग बता रहे हैं। 34 का जो सही जवाब है RBI हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो RBI के द्वारा बनाई जाती है। तो RBI बिल्कुल सही जवाब। RBI की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। 35 का सही जवाब बताइए कि तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? फटाफट सही जवाब बताइए कि तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो देखिए 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद गौरी बिल्कुल सही जवाब। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है और मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए इसका सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएंगे। राष्ट्रपति भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो देखिए आवश्यकताएं बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आवश्यकताएं के मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? फटाफट बताइएगा कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो सभी लोग जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न है और बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा कि पुलिट्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं कि पुलिट्जर पुरस्कार किससे संबंधित है। तो देखिए ये ऑप्शन है पत्रकारिता से संबंधित है। पुलिट्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। तो 39 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है 44 नंबर और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी बच्चे जितने भी बच्चे क्लास में थे वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। और देखिए डेली लूसेंट से क्लास होगा, 2-3 दिन के बाद फिर से कंटिन्यू होगा क्योंकि पूजा को लेकर क्लास ऑफ रहेगी। तो 2-3 दिन आप रिवीजन कीजिएगा। जो भी पिछले हम लूसेंट से क्लास लिए हैं वो सभी को एक बार पुनः देख लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा ताकि आप भुलाएं नहीं, क्योंकि लूसेंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जब तक यह आपके दिमाग में नहीं जाएगा तब तक आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ही रहेगा। तो कन्फ्यूज किसी भी क्वेश्चन में अगर आप नहीं होना चाहते हैं तो आप रिवीजन भी करते रहें। ये नहीं कि आज का क्लास देखें और 4-5 दिन पहले वाला क्लास को भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए। आप 2 घंटा 3 घंटा लगातार देखेंगे तो आपका 4-5 क्लास आपको मिल जाएगा, क्योंकि 25 से 30 मिनट से ज़्यादा क्लास होता नहीं है। तो 2 घंटा कंटिन्यू आप अगर क्लास देखते हैं तो 2-3 क्लास आराम से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।